स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद के विकास पर बात करेंगे। प्रगतिवाद एक सामाजिक विचारधारा थी जो कि हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानियों में, कविताओं में, सभी में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर प्रगतिवाद की जो धारा थी वो किस तरह से लेखन में आई और भारत में किस तरह से आई। तो शुरुआत में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के बाद प्रगतिवाद की विशेषताओं के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले देखते हैं वैश्विक स्तर पर प्रगतिवाद की विचारधारा को लेकर के किस तरह के कार्य शुरू हुए। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्यिक संघर्ष चल रहा था। यूरोप के बुद्धिजीवियों ने परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उनसे लड़ने और प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखकों की एक संस्था बनाई, जिसका नाम प्रगतिशील लेखक संघ रखा गया और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। देखिए, अभी हम ये भारत के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, ये विश्व स्तर पर सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई। उसके बाद एक वर्ष पश्चात भारत में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से इसकी स्थापना होती है। तो इसका उद्देश्य था कि विश्व भर में जिस तरह से युद्धजन्य परिस्थितियां बनी हुई हैं, सामाजिक मुद्दों को डाइवर्ट करने की जिस तरह से बातें अगर दिखाई पड़ती हैं, उन सब के विरुद्ध लड़ने की जब बात आती है तब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना इन उद्देश्यों को ध्यान में रख के की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ के इस प्रथम अधिवेशन यानी 1935 में प्रथम अधिवेशन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहली बार स्थापना हुई, उसके सभापति कौन थे? अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार E.M. फॉस्टर। इसे आपको ध्यान रखना है कि प्रगतिशील लेखक संघ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसके सभापति कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार E.M. फॉस्टर। और 1935 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। अब इसी को हम देखें कि भारतीय स्तर पर किस तरह से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसी संस्था से, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ऊपर हमने बात किया, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई, उसी संस्था के प्रेरणा स्वरूप लंदन में कुछ उत्साही भारतीय नौजवान, जिनमें मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर और भवानी भट्टाचार्य जैसे लेखकों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। यानी उससे प्रेरित होकर के उन्हें भी लगा कि हमारे देश में हमारे लेखकों के बीच भी इस तरह का प्रगतिशील लेखक संघ होना चाहिए। तो उन्होंने लंदन में ही इन तीनों ने मिलकर, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर और भवानी भट्टाचार्य, इन लोगों ने मिलकर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। वहाँ से उन्होंने भारत के लेखकों के लिए एक संदेश भेजा, जिसे शिव कुमार मिश्र की पुस्तक प्रगतिवाद के अंतर्गत, ये परीक्षाओं में पूछी गई पुस्तक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वहाँ से जो चिट्ठी भेजी गई उसमें लिखा था कि भारतीय समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, पुराने विचारों और विश्वासों की जड़ें हिलती जा रही हैं और एक नए समाज का जन्म हो रहा है। भारतीय साहित्यकारों का धर्म है कि भारतीय जीवन में पैदा होने वाली क्रांति को शब्द और रूप दें, राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर चलने में सहायक हों। यानी उनका ये कहना था कि भारत में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, पुराने जड़ विचारों को छोड़ करके प्रगतिशील विचारों की ओर समाज बढ़ रहा था, चिंतक बढ़ रहे थे। तो इसी बात को उन्होंने लिखा कि पुराने विचारों और विश्वासों की जड़ें हिलती जा रही हैं और जो नया समाज बन रहा है उसे शब्द और रूप देने का काम भारतीय लेखकों को करना चाहिए। ये उनका धर्म है। क्योंकि जिस तरह से देश में क्रांति चल रही थी, नए विचार, आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ें या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी पायदान थे, उन सब पे अगर अपनी दृष्टि रखें तो भारत का समाज एक नए रूप में परिणत हो रहा था। एक नई दृष्टि जनता के भीतर, नेताओं के भीतर भी पनप रही थी, जिसमें जनता के हित की बात, राष्ट्र के हित की बात, स्वदेश प्रेम की बात, स्वदेशी भाषा की बात, इन सारे मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा था।
तो नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, ये इसमें उन्होंने अपनी चिट्ठियों में कहा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई, यानी वहाँ से सज्जाद जहीद और मुल्क राज आनंद उन लोगों ने मिल कर के जो नींव डाली थी, भारत में जब उसकी स्थापना 1936 में होती है, और जब भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 36 में पहला अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रेमचंद। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद जी ने अपने इस अधिवेशन के भाषण में कहा कि सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की बात की जाए। ये प्रेमचंद जी के विचार था। सुलाने वाला साहित्य यानी कि आपको अपनी प्राचीन परंपराओं में खोए रहने का, प्राचीन गौरव में खोए रहने का जो एक स्वप्न दिखाया जाता था कि हमारा समाज वैसा था, उस तरह की बातें, इस तरह की लोरियों वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य, जगाने माने चेतना, विवेक, न्यायप्रियता, इन सब चीज़ों की ओर आगे बढ़ाने वाले साहित्य की बात की जाए। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी। दोस्तों, आप इन सब से जुड़े हुए पूरे के पूरे हमारे नोट्स PDF और प्रिंट रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई, सब में ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो आप हमारे इस नंबर से संपर्क करके इसे ले सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1938 में हुआ। पहला 1936 में, दूसरा 1938 में। ये कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की। आपने देखा कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की, और दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ 1938 में, उसकी अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ये बड़ी ऐतिहासिक बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। दूसरा अधिवेशन इसलिए पूछा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि सन 1937 में विशाल भारत पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान का निबंध भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नाम से प्रकाशित होता है। ये सारे निबंध भारत में प्रगतिशील आंदोलन, प्रगतिवाद के उद्भव के बारे में एक सैद्धांतिकी और व्यावहारिक रूप से भी विचार को एक मूर्त रूप देते हैं। यानी ये बात तय होती है कि प्रगतिशील और प्रगतिवादी विचारधारा नाम की कोई चीज़ भी है। इसीलिए उस चिट्ठी में यह लिखा गया था मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीद के माध्यम से कि भारतीय लेखकों का धर्म है कि वो हमारे समाज की जो क्रांति है, जो परिवर्तन है, उसे नया रूप दें। अब हम देखते हैं कि प्रगतिवाद के विचार क्या क्या हैं। आपको जान लेना चाहिए। कभी कभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है, या तीन असत्य के बीच में कौन सा कथन सत्य है, इस तरह की जो पूछते हैं, वहाँ पर आपको ये हिस्सा काम आएगा। प्रगतिवाद के विचार के अंतर्गत देखें तो प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन और विचार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रवेश करता है। इसके पहले जो हिंदी में छायावादी काव्यधारा चल रही थी, छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत जिस तरह से सूक्ष्म मनोभूमियों पर उतर करके रचनाकार रचनाएं रच रहे थे, प्रकृति की विराट प्रकृति के सौंदर्य की बातें करके मन को आह्लादित करने या उसमें रमाने की जो बात थी, कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानें थी छायावाद के अंतर्गत, उन ऊंची उड़ानों को छोड़कर यथार्थ की, सच्चाई की भूमि पर साहित्य को लाने का जो काम था वो प्रगतिवाद ने किया। प्रगतिवाद का ध्येय क्या था? उसका ध्येय था मनुष्य की चेतना और जीवन के विकास में आने वाले सभी गतिरोधों को तोड़ना। प्रगतिवाद ने ये माना कि धर्म आदि प्राचीन जो परंपराएं हैं, प्राचीन रूढ़ियां हैं, वो मनुष्य के वैज्ञानिक विकास के लिए, वो साइंटिफिक रूप से न सोच सकता है, न कोई अपना काम संपन्न कर सकता है। तो इस तरह की जितने भी गतिरोध थे मनुष्य की चेतना और जीवन के विकास में, उन सभी गतिरोधों को तोड़ने की बात प्रगतिवाद अपने विचार के अंतर्गत कहता है। प्रगतिवाद ने कविता और कला पर, ध्यान रखिएगा, कविता पर और कला पर सदियों से चले आ रहे रहस्यवादी आवरण को तोड़कर इसी जगत से उत्पन्न, इसी लोक की वस्तु सिद्ध किया। अब इसमें बात ये कही जा रही है कि
बहुत पहले से ये मान्यता थी कि साहित्य या कलाएं या कविता ये सब जो है दैवीय शक्तियों से किसी भी कवि के अंतर्गत आती है। इसलिए रहस्यवाद को डाल दिया, रहस्यवाद का पर्दा डाल दिया गया साहित्य पर कि यथार्थ की बात करने की क्या आवश्यकता है। हम उस परम ब्रह्म की बात करेंगे, जो अदृश्य सत्ता है उसके बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उस तक पहुँचने की बात करेंगे। लेकिन यथार्थ यानी सच्चाई जो हकीकत में है, जो जनता की सच्चाई है, जो लोगों की सच्चाई है, उससे काट करके साहित्य को रखा जा रहा था। और प्रगतिवाद यही चाहता था कि इसी जगत से, इसी लोक की वस्तु साहित्य को सिद्ध किया जाए, कोई अलौकिक शक्ति नहीं बताया जाए साहित्य को। तो ये प्रगतिवाद के विचार थे। समाज से गहन संबंध तथा अपने युगबोध से जुड़ा साहित्य ही प्रगतिवाद को स्वीकार हुआ। तो प्रगतिवाद ने सबसे पहला जो अटैक किया साहित्य के जो पूर्व विचार थे उन पर यही कि भाई देखिए, जो हम अब तक रहस्यवादी कविताएं पढ़ते चले आ रहे हैं, छायावादी कविताएं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को भी देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपने युग को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, अपने युग की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। तब प्रगतिवाद कहता है कि समाज से गहन संबंध, प्रगाढ़ संबंध रखना होगा और अपने युग से जुड़ना होगा, वही साहित्य श्रेष्ठ साहित्य हो सकता है। आगे देखें, प्रगतिवादी प्रवृत्तियों ने पुरातन भाववादी संस्कारों का घोर विरोध किया। ठीक, उसका समर्थन नहीं किया। जो पुरानी रूढ़ियाँ थी, जो मनुष्य के विकास में बाधक थी, उन सभी को तोड़ने की बात, घोर विरोध की बात करता है प्रगतिवाद। यानी प्रगतिवाद के भीतर वह साहस था कि किसी भी तरीके की जो ऐसी व्यवस्था जो मनुष्य के विकास में बाधक हो, उसे नकार सके, उसे डिनाई कर सके कि नहीं, ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसे विचार चाहिए जो मनुष्य के पक्ष में हो, जो लोक के पक्ष में हो। ठीक, आगे देखें, प्रगतिवादी विचारों का प्रभाव न केवल हिंदी साहित्य पर बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यिक रंगमंच पर पड़ा। यानी ये कहना कि केवल हिंदी में प्रगतिवादी विचारधारा विदेशों के प्रभाव से चली आई, विदेशी विचारधारा के रूप में चली आई, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सभी जो लोकल लैंग्वेजेस थी उन सब में भी प्रगतिवादी विचारों का असर दिखाई पड़ता है। जहाँ रूढ़ियों को तोड़ा गया, जहाँ प्राचीन परंपराओं के बंधन से मनुष्य को मुक्त किया गया, धर्म के घोर बंधन से मनुष्य को मुक्त किया गया, जाति के बंधन से मुक्त करने का विचार, ये सारे विचार प्रगतिवाद के अंतर्गत थे। इस विचार पे यह भी आरोप लगाया गया कि प्रगतिवादी विचार जो हैं वो विदेशों में पैदा हुए और भारतीय साहित्य पर जबरन थोपे गए हैं, या आयातित विचारधारा है ये, विदेशी विचारधारा, इस तरह की बातें कही गई। और इस विचारधारा का विकास छायावाद की हत्या करके हुआ है। इस तरह के आरोप भी प्रगतिवादी विचार पर लगाए गए। लेकिन शिव कुमार मिश्र जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यह विचारधारा भारतीय समाज संदर्भों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना स्वाभाविक विकास करती है, कोई जबरन थोपी मानसिकता नहीं है। यानी भारतीय समाज की यह आवश्यकता थी कि वो जड़ बंधनों को, ऐसे बंधन जो मनुष्य को प्रगति करने से रोकते हैं, उन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता के अनुरूप यह विचारधारा अपना स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक विकास करती है। कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाहर से आई हुई विचारधारा है या कहीं से एडॉप्ट कर ली गई है या इसने छायावाद की हत्या की है, क्योंकि छायावाद की जो मनोभूमि थी वो कल्पना की उड़ान पर थी। कभी न कभी उसे ज़मीन पर आना था, लोगों से जुड़ना था, समाज से जुड़ना था। तो वो काम ये प्रगतिवादी विचारधारा स्वाभाविक रूप से करती है और यह सिद्ध करती है कि ये कोई थोपी हुई मानसिकता नहीं है, बल्कि अपने भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रगतिवाद की विशेषताएं, उसके उद्देश्यों के बारे में, उसके जो इतिहास है, कहाँ से ये शुरुआत हुई, किस तरह से शुरुआत हुआ, उन सारी बातों पर प्रकाश हमने डालने की कोशिश की है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास तो नहीं थी, एक लेक्चर क्लास है जिससे आपको प्रगतिवाद के बारे में आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई सारे पढ़े होंगे, इससे आपको उसकी थियरी समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, किंतु रेगुलर वो हमारे चैनल को देखते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलते रहें बराबर और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप क्लास लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में प्रयोगवाद के साथ, प्रयोगवाद की विशेषताओं के साथ, उसकी उपलब्धियों के साथ, उसके रचनाकारों के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।